अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आज इसी मुनासबत से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे और आज हम एतदाल और म्याना रवि पर बात करने जा रहे हैं। यानी कि जो इंतहा पसंदी होती है उससे कैसे बच सकते हैं। हमें लगता ये है कि सिर्फ दहशत गर्दाना जो तंजीमें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शायद उसका मुजाहरा करती हैं, मगर हकीकत ये है कि अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसमें हम सब ही ऐसे बहुत से काम कर जाते हैं जो शिद्दत पसंदी के ज़ुमरे में आते हैं। याद रखें कि इसका ताल्लुक़ आपके दूसरों के साथ सलूक और बर्ताव से भी होता है और आपकी ज़िंदगी के मुतालिक सोच के साथ साथ भी होता है। आसान मायनों में कहा जाए ना तो इसमें है कि हर एक चीज़ आ जाती है। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये मानना हमें पड़ेगा कि जनाब एक मॉडरेट किस्म की अप्रोच या फिर दरमियानी रास्ता चुनना और उसे चुनने की सलाहियत हमारे अंदर होना कितना अहम है। फिर चाहे ये काम काज के हवाले से हो, सैरो तफरी करने के हवाले से हो, ज़िंदगी के मकसद के, इबादत, खेल कूद या फिर पढ़ाई लिखाई के मुतालिक ही क्यों ना हो, उसके बग़ैर गुजारा ही नहीं है। ये ना हो तो नुकसान है और ये हो तो कामयाबी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जनाब हमें करना क्या चाहिए। हमें चाहिए कि जनाब हम ख़ुद को या दूसरों को बिला वजह की मुशक्क़त में डालें, ना काम से, ना सोच से, ना फ़ैसलों से और ना ही अपने बर्ताव से। यहाँ तक कि किसी को तबलीग भी करें ना तो उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। एक हद होनी चाहिए किसी भी चीज़ के हवाले से। यही वो म्याना रवि होती है जिसके मुतालिक हमें कुरान मजीद भी हुक्म देता है। यहाँ तक कि अल्लाह पाक और उसके रसूल ने इबादत में भी इससे बचने को कहा है। तो आज ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि बिला वजह की जो टेंशन्स हमने पाली हुई है ना उन्हें नहीं पालना चाहिए। लाजमी नहीं है कि कोई काम करना ही करना हो कि बात मरने जीने तक पहुंच जाए। बस जितना हो सके अपनी मुकम्मल कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में और बाकी थोड़ा बहुत जो होता है ना वो किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। याद रखें कि मैं आसानी की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही इसका मतलब ये है कि हम जो चाहें वो करें। कभी नमाज़ पढ़ी है और कभी हमने नमाज़ नहीं पढ़ी है, कभी हमने ज़कात की अदायगी की तो कभी हमने नहीं की। बल्कि दीनी एतबार से भी इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस का कोई भी हुक्म जो है वो इंसानी ताकत से बाहर नहीं है। अल्लाह का फरमान भी यही है कि अल्लाह किसी पर भी उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। तो जब कोई भी बोझ अल्लाह नहीं डाल रहा बिला वजह का, तो आपको भी चाहिए कि अपना सुकून बर्बाद मत करें। सिर्फ अपना सुकून नहीं बल्कि अपने से जुड़े लोगों का सुकून भी बर्बाद ना करें। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से किसी का सुकून बर्बाद हो रहा है या किसी का कंफर्ट लेवल बर्बाद हो रहा है या उसको आप लोग उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं, तो उसको मत करें। अपने रवैयों को, अपने अखलाक को, अपने बर्ताव को बेहतर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और आज का दिन जुम्मे का दिन है जिसको अफजल तरीन मर्तबा हासिल है तमाम तर दिनों में। तो अल्लाह पाक के अहकामात से और अल्लाह पाक हमें हम सबको बल्कि तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, हुस्न अखलाक के साथ पेश आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। इन छोटी छोटी चीज़ों को करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सके। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कुछ हम बात कर लेते हैं जनाब जानवरों के हवाले से। तो जानवरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आज जो है ना वो आलमी दिन मनाया जा रहा है और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, उनकी अहमियत और उनकी को मादूमी से बचाने के लिए जनाब आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके ऊपर हम इन डिटेल में बात भी करेंगे। और जानवर उसी माहौल का हिस्सा हैं जिसमें हम रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं। और अगर कुदरत के इस अमल में उनकी मादूमी को ना रोका गया तो जनाब ये माहौल की तबाही
हो सकती है। दूसरा ये कि जानवरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ, फिशरीज़ हैं, माहौलियात के अलावा सनतकार और आम आदमी की भी, बल्कि हमारी और आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हम किस तरह एनिमल राइट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, कौन कौन से जनाब कवानीन मौजूद हैं अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद नईम अब्बास साहब मौजूद हैं और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आज एनिमल राइट्स वर्ल्ड एनिमल राइट्स डे मनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा बताइएगा कि आज का जो दिन है उसका स्लोगन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो है 4 अक्टूबर, ये पूरी दुनिया में जानवरों का आलमी दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हमें याद दहानी रहे, हमें हमारे ज़हन में रहे, ये जो कायनात तख्लीक की गई है, ये सिर्फ इंसानों के लिए तख्लीक नहीं की गई, ये तमाम जानवरों के लिए भी तख्लीक की गई है। और वक्त गुजरने के साथ साथ हमें ये एहसास और बढ़ता जा रहा है कि जानवर जो हैं उनकी जो वेलफेयर है, जो उनके अपने हकूक़ हैं, उनका ख्याल रखने की और ज़्यादा ज़रूरत पेश आती जा रही है। ये जानवर ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हैं, बल्कि ये लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है। और इन जानवरों के अगर मैं फ़वाइद गिनने शुरू करूँ तो मैं शायद वक्त कम पड़ जाएगा, गिन नहीं पाऊंगा। इसलिए ये हमारे सोसाइटी का, मुआशरे का एक फंक्शनल हिस्सा है और हमें चाहिए कि इस तरफ जो है वो ध्यान दें। अच्छा, तो आप क्योंकि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं तो आप इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट भी इस हवाले से आपको पता है कि आपका होता रहता है, तो मुझे बताइए पाकिस्तान में जानवरों को कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं? अच्छा, बात यह है कि जो चैलेंजेस हैं वो पूरी दुनिया में है इस वक्त। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हकूक़ हासिल होना या उनकी कमी जो है, ये तो एक डिबेटेबल सवाल हो जाएगा, लेकिन सीन ये है कि इनको चैलेंजेस क्या है। अच्छा। मुझे ये लगता है कि जो वेलफेयर है उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे जानवर है, आप रोड पे देखें, उस पे कितना बोझ डाला हुआ है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। और आप ये सोचें, अगर कोई जानवर ज़ख्मों से लाचार है, उस पे बहुत बोझ लदा हुआ है, उसके पास से कितने लोग गुजर रहे हैं और कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि ये बेज़ुबान भूल नहीं सकता, क्या ये वज़न उठाने के काबिल है कि नहीं है? नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। ये आपको एक मुआशरती रवैया नज़र आता है, हमारी लाताल्लुकी नज़र आती है कि अभी हमारा ये कंसर्न ही नहीं रहा। इसी तरह आप देखें, डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं, हमारे पास है कि उसको गोली मारी होती है। आप इनसेंसिटिविटी अगर देखें तो आप ठीक है, मतलब पाकिस्तान में भी जानवरों के हवाले से हकूक़ मौजूद हैं, लेकिन उन हुकूक़ को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको पूरा करना चाहिए, जिसके हवाले से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। हमारे साथ मोहम्मद नईम अब्बास साहब मौजूद थे, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। जनाब, अब आपकी मुलाकात हमने एक होनहार और बहुत ही बासलाहियत ख़ातून से करानी है, जिनका नाम सलीमा इम्तियाज़ है, जो ICC की इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में उनकी नामज़दगी हो गई है और ये वो एज़ाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी ख़ातून है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है और ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट है, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए। तो उनसे हमने बात करनी है, उनसे जानेंगे कि जनाब वो फ़र्स्ट एवर फ़ीमेल अपॉइंट हुई हैं एज आ फ़ीमेल एम्पायर, इंटरनेशनल एम्पायर। तो किस तरह के जज्बात हैं और गोल्स क्या हैं और जर्नी उनकी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ सलीमा इम्तियाज़ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। सलीमा जी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सलीमा, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है हम सब के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, कि फ़र्स्ट एवर फ़ीमेल इंटरनेशनल एम्पायर आप बन चुकी हैं। तो किस तरह के जज्बात हैं, किस तरह की इमोशनल अटैचमेंट हो रही है इसके साथ? बहुत शुक्रिया। अटैचमेंट तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक आने के लिए, अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है।
जज्बात बस बयान करने से बाहर है, क्योंकि जिस चीज का आप ख्वाब देखें जब वो पूरा होता है तो फिर उसके लिए अल्फाज नहीं होते अदा करने के लिए। तो एक बहुत प्राइड मोमेंट है, नॉट फॉर मी, फॉर माय फैमिली, फॉर एवरीवन। तो बस मिले जुले तासुरात है, बस थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है, तो मिले जुले तासुरात है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में सलीमा, कि आपने यही ख़ास तौर पर शोबा क्यों, एम्पायरिंग का शोबा ही क्यों आपने ख़ास तौर पर चूज़ किया था? मैं बेसिकली स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ कराची के एक रेपुटेबल स्कूल है निक्सर में। तो मेरी जर्नी तो बेसिकली बहुत शुरू से स्पोर्ट्स की फील्ड से ही शुरू हो चुकी थी। मैं खुद भी खेलती थी, क्रिकेट खेलती रही हूँ। क्रिकेट खेली है मैंने 2005-6 में। और 2006 में जब एम्पायरिंग कोर्स अनाउंस हुआ था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था एम्पायरिंग कोर्स फीमेल्स के लिए, तो एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, अच्छा लगा कि कोई डिफरेंट थोड़ी फील्ड है, मतलब खेला तो बहुत है, अब कुछ और करना चाहिए इस फील्ड में। तो बस इस तरह से एम्पायरिंग ज्वाइन की थी, और फिर चलते चलते आज अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है और अल्लाह ताला ने इतना मुकाम दिया है कि इस लेवल तक आकर काम कर सके। बेशक। तो ये कितना मुश्किल सफ़र था आपके लिए और कितना आसान सफ़र था? आप एक प्लेयर भी थी, उसके बाद फिर आपने सोचा कि अब किसी और डोमेन में जाके काम किया जाए, एम्पायरिंग में आप आई, तो ये कह लें कि कितनी हर्डल्स इसमें फेस करनी पड़ी आपको? बेसिकली हर्डल्स जो होती वो सिर्फ यही थी कि बच्चे छोटे थे, हाँ। उनके साथ सरवाइव करना था। अदरवाइज फैमिली की तरफ से कोई हर्डल नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट रहा है हमेशा उनका, हर टाइम हर दफा सपोर्ट रहा है उनका। बस ये होता कि बच्चे छोटे थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती थी कि उनको छोड़ के एम्पायरिंग के लिए जाना या उनके साथ सरवाइव करना, जॉब के साथ सरवाइव करना, कि जॉब को भी कंटिन्यू रखना है और एम्पायरिंग भी करनी है। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात थी। और एज अ फीमेल ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई भी खातून जब कोई काम करने बाहर निकलती है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं उनको, कि इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है कि ठीक है फीमेल एम्पायर है, ये इनको कैसे आता होगा नहीं आता होगा। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्टेंस थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। अच्छा। बट अदरवाइज कोई इतनी ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड से ऐसे कोई हर्डल्स नहीं थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे, तो एक आसान सफर भी कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत मुश्किलात तो डेफिनेटली सबको ही आती हैं अपने काम में। अच्छा, दूसरा मुझे सलीमा थोड़ा सा ये बताइए कि एज अ एम्पायर, एक एम्पायर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी जो बुनियादी या बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंस बहुत होना चाहिए एक एम्पायर में। पेशेंस बहुत जरूरी है फील्ड के अंदर। अच्छा। फिटनेस होनी चाहिए, डेफिनेटली फिटनेस के बगैर आप एम्पायरिंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हाँ। आपके अंदर मतलब बेसिकली आपको ओवरऑल एक एम्पायर बनने के लिए आपके अंदर हर क्वालिटी थोड़ी थोड़ी तो होनी ही चाहिए। आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, आपके डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को। तो थोड़ी थोड़ी तो हर चीज मेरे ख्याल में हर ही शोबे के लिए जरूरी होती है। तो मुझे बताइए कि गुस्सा वगैरह भी आता होगा जब मैदान में होते होंगे, और जब आप आउट नहीं देते हैं तो खिलाड़ियों की तरफ से कोई ऐसी कह लें कि एग्रेसिव बिहेवियर, या तब किस तरह आप मैनेज करती हैं? एज एन एम्पायर गुस्सा नहीं आता। पेशेंस मैंने कहा सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर ही एम्पायर के लिए एक, इसमें पेशेंस होना चाहिए। तो गुस्सा एज एन एम्पायर नहीं आना चाहिए, और आता भी नहीं है इतना। हाँ, एग्रेशन प्लेयर्स शो करते हैं। तो जब आप में पेशेंस है, जब आप पेशेंटली कोई काम कर रहे हैं तो एग्रेशन सामने वाले को ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है, जब वो देख रहा है कि सामने से रिएक्शन ही नहीं आ रहा आपके पास। तो जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपको रिएक्शन का रिएक्शन नहीं मिलता। तो वो इतना ज्यादा एग्रेसिव होते नहीं है, ज्यादातर प्लेयर थोड़े बहुत होते हैं, तो वो जब उनको बता दिया जाता है, थोड़ा समझा देते हैं, तो वो मान जाते हैं। इतना मतलब तंग नहीं करते प्लेयर्स, इतना तंग नहीं करते ज्यादा। तो आपका जो एम्पायरिंग का करियर है, थोड़ा सा कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें जिसमें कोई अनयूजुअल सी चीज़ हुई हो और आप खुद भी बड़ी शॉक्ड हुई हो, या कोई ऐसी इंजरी या कुछ ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें।
नहीं, ऐसा कोई अभी तक मेरा इंटरनेशनल करियर बहुत ज्यादा लंबा अभी हुआ नहीं है। 2 ही साल हुए हैं मुझे इंटरनेशनल एम्पायरिंग करते हुए। मैंने 2022 में मेरा पहला डेब्यू हुआ था बांग्लादेश में। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो मैचेस हुए थे, एशिया कप हुआ था, उससे मेरा डेब्यू था। और इसलिए ऐसा कोई अभी तक ऐसा इंसिडेंट कोई नहीं आया जिसमें कोई मुझे कोई ऐसा शॉक लगा हो या कोई ऐसी चीज हुई हो जो मैं कहूँ कि कोई डिफरेंट चीज हुई हो। तो अभी तक फिलहाल कोई ऐसी इंजरी या कोई ऐसी चीज हुई नहीं है मेरे साथ। अच्छा, आपकी बेटी भी प्लेयर है, तो क्या तासुरात होंगे कि मैदान में वो भी खेल रही हूँ और आप उधर एम्पायरिंग कर रही हूँ, और अगर उन्हें आउट करना पड़े तो क्या तासुरात होंगे आपके? बहुत सवाल करते हैं ये लोग मुझसे। मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि मैदान में जब हम दोनों कदम रखते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कायनात हो, तो वो प्लेयर होती है और मैं एम्पायर होती हूँ। अच्छा। तो उसमें फिर प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। हम दोनों प्रोफेशनलिज्म के तहत चलते हैं। वो भी बहुत प्रोफेशनल है, मैं भी बहुत प्रोफेशनल हूँ। तो अपने अपने प्रोफेशन को हम अपने रिलेशन के बीच में नहीं आने देते हैं। तो अगर आउट देना है तो आउट देना है, अगर आउट है प्लेयर तो आउट है, अगर उसको आउट देना है तो भी देना है, अगर उसकी बॉल पर आउट देना है तो भी देना है, नहीं है तो नहीं है। तो एक प्रोफेशनलिज्म की तरह तहत चलते हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं आती है पेश मुझे इस सिलसिले में। कभी कभी लोगों ने इस तरह जज तो नहीं किया कि आप तो मदर हैं और आप तो अपनी बेटी को फेवर करेंगी, या इस तरह के तासुरात भी बहुत से लोगों के दिमाग में होते हैं ना? देखिए, लोग तो बातें करते हैं, हम उनको तो नहीं रोक सकते। लेकिन ये कि मैं नॉर्मली कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ज्यादातर वो मैचेस नहीं करती हूँ जिसमें कायनात बैटिंग कर रही हो, कायनात खेल रही होती है। 90% मेरे मैचेस नहीं होते। हाँ, अब थोड़े से ये होने लगा था जब थोड़ा सा पहले कि मैं मैचेस कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी का मतलब ऐसे कोई डिसीजन मेरे पास आया भी नहीं, और ना मैंने कभी किसी से सुना कि मदर है तो आउट नहीं देंगी, ऐसा दे देंगी। और बाकी अगर कोई करता है तो फिर आई कांट से एनीथिंग टू देम। ये ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियस सी बातें, ऐसी बातें जहन में आ जाती हैं। तो मुझे बताइए कि ख़ास तौर पर अगर वुमेन एम्पायरिंग की बात की जाए तो इस करियर को लेकर फ्यूचर क्या आपको नज़र आता है? क्या मज़ीद ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर इस फील्ड में इतनी कैपेसिटी है और ख़वातीन इसको ऑप्ट कर रही हैं, इस तरफ आना चाहती हैं? देखिए, मेरे अलावा इस वक्त 12 और एम्पायर्स हैं, 10-12 और एम्पायर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत काम कर रही हैं। और मैं मेरा ये मशवरा है, जो फीमेल क्रिकेटर्स रिटायरमेंट लेती हैं या छोड़ देती हैं क्रिकेट खेलना, उनको जरूर आना चाहिए एम्पायरिंग की तरफ। बहुत अच्छा शोबा है और बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अच्छा। और क्रिकेटर्स के लिए ज्यादा स्कोप होता है क्योंकि उनको फील्ड में रहने की आदत होती है, उनको फील्ड के बारे में पता होता है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली कि वो शायद जल्दी पिक कर जाए इसको। डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत आसान है ये सफर, बहुत पढ़ना भी पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आना चाहिए इस फील्ड की तरफ। जिस तरह आपने क्रिकेट को करियर बनाया, इस तरह इसको भी करियर बना सकते हैं। इसमें भी फ्यूचर है, आप अपना करियर बना सकते हैं एम्पायरिंग में भी। बिल्कुल, डेफिनेटली फ्यूचर है। मैं आपके सामने हूँ। इस वक्त मैं कोई पिछले 17-18 साल से एम्पायरिंग कर रही हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अब इज्जत दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया इस पोस्ट के लिए। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और मुझे मेरा ख्याल है कि लोगों को फीमेल क्रिकेटर्स को जरूर आना चाहिए इस फील्ड में। सही है कि इसमें भी वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए सलीमा कि DRS सिस्टम और हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, तो इनके आने से एम्पायर्स पर क्या प्रेशर बढ़ा है या फिर उनके लिए आसानी हुई है? दोनों चीजें हैं। अच्छा। प्रेशर भी बढ़ा है, आसानी भी है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरह लेते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेते हैं कि नेगेटिविटी की तरफ लेते हैं। प्रेशर यूं बढ़ता है कि आपको पता है कि अगर आपका डिसीजन गलत है तो पीछे बैक पर आपको डिसीजन DRS के थ्रू आपका डिसीजन रिवर्स हो सकता है। ये थोड़ा प्रेशर होता है। और पॉजिटिविटी ये है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, अगर क्योंकि ह्यूमन एरर है, हम भी इंसान होते हैं, कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं।
होते होंगे लोगों से गलत डिसीजन भी, तो वो डीआरएस की वजह से थोड़ा सेफ साइड हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, तो दोनों तरफ जाती है। जितने भी शोबे में आप देखें, टेक्नोलॉजी आपको फायदा भी देती है, नुकसान भी देती है। तो सेम इधर भी यही चीज है कि नुकसान भी है, फायदा भी है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी कोई बात होगी कि कोई परेशानी हो इसके। अच्छा, मतलब पॉजिटिव वे में इसको लेकर चलना चाहिए, बिकॉज आगे है भी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जब तक टेक्नोलॉजी जी के साथ हम इन्वॉल्व नहीं होंगे या आशना नहीं होंगे तब तक आगे काम बनेगा भी नहीं। अच्छा, दूसरा आप अभी आपने T20 सीरीज़ जो पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन में बतौर इंटरनेशनल अंपायर अपने खदमात सर अंजाम दिए हैं, तो उसका फीडबैक कैसा रहा? सारी थोड़ी सी जर्नी बताइए हमें वहाँ की। मेरा ये पाकिस्तान में पहला इंटरनेशनल मैच था, मेरे अच्छा। अपने होम कंट्री में। डेब्यू समझिए मेरा होम कंट्री में था ये। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सपोर्टिव कुलीग्स थे, बहुत सपोर्ट किया सबने, बहुत शाबाश दी। मतलब मिला जुला सबका ही रुझान था, सबने बहुत बहुत सराहा और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है सबने, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे मेरे कुलीग्स हो, बहुत सपोर्ट रहा है सबका। तो बहुत अच्छा सफर था ये मेरा, जो मैंने अभी जो सीरीज की है, और बहुत कुछ सीखा भी मैंने इससे। और इंशाल्लाह आइंदा जब आगे सीरीज आएंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह ये नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप इंटरनेशनली कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अगर मवाजना किया जाए इंटरनेशनल चीज़ों का और पाकिस्तान में, बिकॉज़ अगर प्लेयर्स से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग्स कुछ अलग लेवल की होती है, पाकिस्तान में उस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही होती हैं। तो क्या एम्पायरिंग में भी ऐसा ही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अच्छा। जो आईसीसी के लीड पैनल में काम एम्पायरिंग करते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, जो हर साल रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, 2-3 रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, जिसमें वो हमें पढ़ाते हैं, हमें नई चीजों के बारे में बताते हैं, जो रूल्स चेंज, जो लॉज चेंज होते हैं, जो प्लेइंग कंडीशन में चेंजेस आती हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई चीज होती है कि हमें कोई हम ये कहें कि हमें कोई बाहर से कोई कम चीजें बताई जाती है। सब चीजें बताई जाती हैं। आप कितना उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं और आप कितना उन चीजों को अपने साथ लेकर चलते हैं, डिपेंड हम पर करता है, ना कि हमारे उस्तादों पर। वो तो अपना पूरा तालीम जो भी उनके पास जो भी इल्म है वो हमें दे देते हैं। अभी तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उसको कितना अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये सिर्फ उनके लिए एजाज़ की बात नहीं है कि जनाब वो इंटरनेशनल फ़र्स्ट वुमेन एम्पायर बन गई हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। बल्कि ये हम सब के लिए बहुत बहुत ही एक प्राउड की बात है, फ़ख्र की बात है। और वो तमाम तर ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, और उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जनाब उम्र की कोई बात नहीं होती है, टाइम की कोई बात नहीं होती है। आपने ख़ुद को पहचानना है और ये देखना है कि आप किसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप कौन सी चीज़ में एक्सेल करना चाहती हैं, आपकी शख्सियत किस तरह की है। तो जब आपको पता हो ना अपने बारे में कि आपने कौन सी चीज़ करनी है, किस वक्त करनी है, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और हमारे सामने मिसाल थी ख़वातीन, हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन के हर मैदान में जनाब वो आगे बढ़ती जा रही हैं, कामयाबियाँ समेटती जा रही हैं, हासिल करती जा रही हैं, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो इनसे हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए। तो ये हमारे साथ जो सलीमा इम्तियाज़ इंटरनेशनल एम्पायर मौजूद थी, हमें अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया, उनका किस तरह का फ़ीडबैक रहा उसके बारे में हमें उन्होंने बताया, और किस तरह के चैलेंजेस कहीं ना कहीं फ़ेस करने पड़ते हैं उन्हें, वो भी हमने उस पर बात की है। तो जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक और गेस्ट से आपकी मुलाकात करानी है, बल्कि गेस्ट नहीं, हमारा पाकिस्तान का सरमाया, हमारा पाकिस्तान का टैलेंट है जिसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। हाल ही में जनाब जहांगीर खान PSA सैटेलाइट सीरीज़ 2024 का इनेकाद किया गया और जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने शिरकत की और उसमें जनाब इस सीरीज़ के फ़ाते हैं अब्दुल बासित। वो जागो लाहौर के मेहमान आज बने हैं और उन्होंने ख़ासतौर पर अब्दुल बासित ने सिर्फ़ और सिर्फ 22 मिनट में अपने हरीफ को हरा कर सोने का जो तमगा है वो हासिल किया है। और स्क्वॉश प्लेयर हैं, स्क्वॉश खेलना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल ये स्पोर्ट्स है, बड़ी मुश्किल खेल है ये। और सारी आप समझ लें कि आपकी कितना आपका ब्रेन काम कर रहा है, कितना एक्टिवली आप प्ले कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक आपकी जो चाल है वो ख़राब हुई तो आप पूरे के पूरे खेल से आप बाहर हो सकते हैं। तो उनसे आपकी बात करानी है। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में। अब्दुल बासित, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये जो कंपटीशन, ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम की है। तो थोड़ा सा हमें इस सीरीज़ के बारे में बताइए, कब थी और कितने प्लेयर्स थे, कहाँ कहाँ से वो खेल रहे थे जिनको आपने कम्पीट किया? जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुबारकबाद दी। और यहाँ पे कब से प्लेयर्स आते हैं अलग अलग शहर से, और 32 प्लेयर्स का ड्रॉ बना था और जिसमें मेरी सेकंड सीट थी और जिससे मेरा फाइनल आया था वो फर्स्ट सीट का प्लेयर थे। तो फाइनल हमारा हुआ था 21 सितंबर को हुआ था, वो साइड इलाहाबाद में EN रोशन खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पे हमारा फाइनल हुआ था और जी खान साहब हम गेस्ट थे, तो पूरा फाइनल हुआ था और मैं जीता था। मैं जीता थी। तो मुझे बताइए, स्क्वॉश बड़ा मुश्किल गेम है, तो कब से आप खेल रहे हैं, किससे इंस्पायर हुए थे तो आपने ये स्पोर्ट्स जो है ना इसको ऑप्ट किया? जी मैं बिल्कुल, मैं पिछले 7 साल से स्क्वॉश खेल रहा हूँ और मेरे बड़े भाई स्क्वॉश खेलते थे अब्दुल रऊफ, तो उनके साथ मैं जाता था। तो उन्होंने मुझे स्क्वॉश वगैरह सिखाना स्टार्ट की। स्टार्ट में उन्होंने मेरे बेसिक्स वगैरह मेरी स्ट्रॉन्ग की, जैसे कि लेंथ वगैरह क्रॉस वगैरह उन्होंने मुझे खेल मारने सिखाई। उन्होंने बेसिक में स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ से मेरा स्क्वॉश का कैरियर स्टार्ट हुआ था। और मुझे जो आइडियल है वो जाकिर खान साहब है, क्योंकि उनका जो स्टेमिना था वो बहुत अच्छा था। मुझे स्टेमिना की वजह से अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनके सामने हाथ जाते थे, और जाकिर खान साहब ने स्टेमिना की वजह से अपना जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया 555 का, वो सिर्फ अपने स्टेमिना की वजह से बनाया। इसलिए मुझे जाकिर खान साहब बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी गेम मुझे बड़ा पसंद है। तो मुझे ये बताइए अब्दुल बासित, आपने फाइनल में 22 मिनट में जो आपका कॉम्पिटिटर था, हरीफ था, उसको आपने हरा दिया, तो उस वक्त क्या सोच थी, क्या आपके माइंड में चल रहा था कि आपने फाइनल में जाके और सिर्फ 22 मिनट में उसको हरा दिया और टाइटल अपने नाम किया? जी बिल्कुल, स्टार्ट में तो मुझे प्रेशर था थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट लीड से मेरा मैच था। तो मैंने पहले से एक प्लान बनाया हुआ था कि मतलब जो फर्स्ट पॉइंट से मैंने तय करी गेम खेलना है अपना, और लूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट से अपना गेम तय रखा और मैंने अपने ओपोनेंट को मौका नहीं दिया कि गेम तय करने का। तो मैंने उनको बासानी दी और हरा दिया। तो कभी कोई ऐसा कंपटीशन हो जिसमें आपको लगा हो कि मेरा जो सामने बैठा हुआ हरीफ है वो बहुत ज़्यादा टफ जो है वो मुझे टाइम दे सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा कई बार हुआ है। जैसे कि अगर मैं सीनियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो जो किसी सीनियर प्लेयर से मेरा मैच आ जाता है, तो मैं थोड़ा घबराया होता हूँ, डरा हुआ होता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि वो गेम अच्छा है उनका, तो मुझे हरा देंगे। लेकिन ये कि मुझे मेरे कोच जो सर नवीद है वो मुझे समझाते हैं कि इससे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना 100% दो और बाकी जो है अपने गेम में फोकस करो और इंशाल्लाह तुम जीत जाओगे। तो मेरा जो प्लान होता है कि मैं अपनी गेम पूरी खेलूंगा, और जो मैं आगे कोई भी ओपोनेंट खड़ा हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो मेरे से बड़ा है या फिर गेम अच्छा है, बस मैं अपना 100% दूंगा और जो है अपना गेम पूरा खेल के और अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए। तो अब्दुल बासित, मुझे बताइए फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? जी बिल्कुल, फ्यूचर गोल्स हैं आगे जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने, जैसे कैनेडियन जूनियर ओपन, ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन वगैरह में पार्टिसिपेट करके और परफॉर्मेंस देने का पूरा प्लान है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने का प्लान है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच अब्दुल बासित फॉर गिविंग अस योर टाइम। और स्कॉश प्लेयर हैं पाकिस्तान के जिनसे आपकी हमने मुलाकात कराई है। बेस्ट ऑफ लक जनाब। अब कुछ वेदर के हवाले से बात कर लेते हैं, और वेदर ख़ासतौर पर जो मौसम हमारे ऊपर किस तरह के सितम ढा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। इस बार लगता है गर्मी का जो मौसम है ना काफ़ी तवील हो गया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में ही महदूद रहे हैं और जो कमर दर्द, जोड़ों के दर्द का शिकार होते हैं। लेकिन अब मौसम की रुत बदल रही है और अक्सर लोग इस मौसम में हड्डियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। क्या दर्जा हरारत में कमी से आपके घुटने, कुहले और टखने मामूल से ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन जाते हैं? अक्सर जोड़ों के मसाइल बदलते मौसम में ही पेश आते हैं, जो गठिया के मरीज़ों के लिए रोज़मर्रा की सरगर्मियां मुश्किल बना देते हैं। देन जोड़ों के दर्द के मसाइल से बचने के लिए बेहतर कार्बोहाइड्रेट्स, जो तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, मीठे और प्रोसेस्ड फूड खाने से गुरेज करना चाहिए। अगर इनका ख़ास तौर पर तकलीफ़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जोड़ों का जो दर्द है आपकी आम सेहत और रोज़मर्रा की सलाहियत पर भी मनफी असर डालता है। तो आज का सेगमेंट उन ख़ास लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि जनाब जैसे ही वेदर चेंज होता है, ट्रांजिशन होती है वेदर की, और ये वाले मौसम में कि हमें जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है या जिस्म में दर्द हो रहा है, इसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही है, तो उसकी वजह आज हमने ढूंढनी है कि क्या है। दूसरा ये कि शटिका की पेन के हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि शटिका की पेन क्या होती है, किन लोगों में होती है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जनाब पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और इस मौसम में आपको पता है आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे तो कहते होंगे डॉक्टर समझ नहीं आ रही, दर्दें बहुत हो रही हैं जोड़ों में, हड्डियों में, पूरे जिस्म में, वजह क्या है ये? देखिए आजकल हो ये रहा है कि एकदम बारिश शुरू हो जाती है, हाँ जी, उसके बाद यानी नमी आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद तो आप सुबह और शाम को देखें तो थोड़ी सी खुनकी महसूस होती है। वो जो गर्मी वाली एक वेव थी वो थोड़ी कम होगी। हाँ। अच्छा हो ये रहा है कि हमारे पास बहुत सारे लोग इसी पेन के लिए आते हैं कि ना सिर्फ जोड़ों में जैसे आपने कहा जिस्म में दर्दें होती हैं, हाँ जी, वो क्यों होती हैं? नंबर 1, नंबर 2 वो दर्दें जो हो रही हैं वो ठीक नहीं होती। नंबर 3 वो जो गठिया के मरीज़ हैं, जिसको आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनमें पेन ज़्यादा हो जाती हैं। तो बेसिकली 3-4 टिप्स हैं, मैं बताता हूँ कि पहली बात जैसे आपने पूछा कि दर्दें होती क्यों हैं जी। अच्छा होता ये है कि एक होता है चेंज ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये जैसे ही वेदर चेंज होता है, नमी ज़्यादा होती है या बाज़ वक़्त खून की ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों के अंदर एक प्रेशर अल्लाह ने बनाया वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। उससे क्या होगा कि अंदर जो फ्लूइड है, हाँ। जो हमें लुब्रिकेशन देता है जोड़ के अंदर, वो थिक होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जिससे मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी तो पेन शुरू हो जाएगी। नंबर 2 आजकल के दिन में चाहे वो बरसात की वजह से या किसी वजह से मूवमेंट कम हो जाती है। हाँ एक्सरसाइज, वॉक, बाहर निकलना, चलना करना, जब वो कम होगा तो वो जोड़ों में दर्दों में और इजाफा करेगी। नंबर 3 हम पानी नहीं पीते आजकल, पानी कम पीते हैं, वो पानी से कम पीने से डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये भी एक जोड़ों की दर्द की वजह है। और नंबर 4 जो अभी तक हम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के इस दिनों में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। खाने खा रहे हैं आप, जैसे आपने कहा खाना खा रहे हैं, चल फिर नहीं रहे। और जो सबसे ज़्यादा आजकल डिसेप्टिव चीज़ है जो बंदे को धोखा देती है, जो तमाम अपने मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, वो मशीनें जो हम शुगर पे सुबह चेक करते हैं उसके बाद दोपहर को चेक करते हैं, वो अक्सर उसमें लेवल ठीक आता है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल गलत है। अब होता ही है कि जब हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स किए, रिसर्च में देखा, आर्टिकल्स देखे, तो जो काबिल एतबार शुगर का लेवल है वो 3 महीने वाली शुगर है, जिसको हम HB1AC कहते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं सुबह हमारा शुगर का लेवल 80 था, हाँ। 2 घंटे बाद वाला था वो 120 या 140 था। जब 3 महीने वाली शुगर चेक करते हैं तो वो 7, 8, 9 बहुत ज़्यादा होती है। सो जब तक शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा दर्दें ठीक नहीं होगी। ये छोटी सी टिप पहले हमेशा याद रखें। हाँ।
हमेशा जिन लोगों को थोड़ी सी डायबिटीज़ है या जो प्री डायबिटिक है उनको एक दफ़ा 2-3 महीने बाद वो शुगर का जो HbA1c कहते हैं वो करा लेना चाहिए, वो ज़रूर कराएं। अच्छा, दूसरा मुझे लगता है 5वीं वजह ये भी हो सकती है जो हम एसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ, कभी बाहर निकल रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, फिर एसी में आके बैठ रहे हैं, ठंडा गर्म भी तो जिस्म हो जाता है। ऐसे बिल्कुल ठीक कह रही है। अब उसकी वजह से भी आपको खिंचाव होता है, आपकी जोड़ों में दर्द होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरी डाइट चेंज हो जाती है। हाँ, अब घर बैठे हैं, बाहर निकल नहीं रहे, जैसे आपने कहा तली हुई ग़िज़ाएं ले रहे हैं, फ्राइड फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तमाम फूड जो है वो हजम नहीं होता। जब हजम नहीं होता तो वो फिर आपको ओवरऑल जनरल बॉडी जो है ना वो आपको उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उससे पेन शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इनमें से अक्सरियत वो है जो ट्रीटेबल है। तो क्या हल क्या है इसका? घर में ऐसी क्या रेमेडीज कर सकते हैं, ऐसी क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जो इजीली हमारे लिए कारआमद साबित हो? अच्छा देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अपनी नींद पूरी करना है। अच्छा, नींद पूरी ना होने से भी हड्डियों में दर्द होती है? ना होने से हड्डियों में, जोड़ों में, पट्टों में दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग अफराद हैं उनकी नींद कम हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो क्या करें फिर? इसलिए उनकी दर्दें भी तो बढ़ जाती है ना। वही तो बात है कि नींद कम हो जाती है, दर्दें बढ़ जाती हैं। वो कहते हैं जी हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम नींद पूरी नहीं लेते। नींद पूरी तो नहीं होती, लेकिन क्या खुराक तो बेहतर हो सकती है, पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा हो सकता है, थोड़ी सी बुजुर्गों से या जवान बंदों से भी कहा जाए थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी एक्सरसाइज तो हो सकती है। हाँ जी। और ये जो तली हुई चीज़ें इनसे परहेज हो सकता है, मसालों वाली चीज़ों से परहेज तो हो सकता है। और अगर घर में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, सपोज अगर जिस समय दर्दें शुरू हो गई हैं इस चेंजिंग वेदर में, जब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और कुछ नहीं कर सकते, एक वार्म बाथ ले लें, थोड़े से नीम गर्म पानी से एक दफ़ा नहा लें, आपकी दर्दें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। क्या बात है। लंबी चौड़ी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, लंबे चौड़े नुस्खे खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो घर में मैनेजेबल है, घर में कंट्रोलेबल है। अच्छा, खाली वार्म बाथ से भी आपको फर्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कोल्ड और हीट मसाज से फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, मसाज का मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि अगर किसी को ये फीलिंग है कि मेरे किसी जॉइंट में स्वेलिंग हो गई है, जोड़ मेरा सूज गया है, तो उसको गर्म जो मसाज है वो नहीं करना चाहिए। उसको गर्म मसाज नहीं करना चाहिए अगर आपके जोड़ में स्वेलिंग होगी है। उसके लिए बेहतर ये होगा कि पहले आप कोल्ड मसाज करें, ठंडा मसाज करें। उसका तरीका क्या होगा, एक तो आइस पैक्स मिलते हैं वो ले लें, वो नहीं है बर्फ ले लें, बर्फ लें, उसको शॉपर में डालें, उसके ऊपर कपड़ा लपेटें, उसके ऊपर रख दें 5 से 7 मिनट के लिए, उसको थोड़ी देर उठा लें, आधे घंटे दिन में 2, 3, 4 दफ़ा ये करें, स्वेलिंग भी टकोर कर लें, तो स्वेलिंग भी कम होनी शुरू हो जाएगी और पेन भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी सोजिश है तो। अच्छा, अगर कोई चीज़ स्टिफ है, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, जैसे हमारे कंधे स्टिफ हो जाते हैं, ये बाजू हो जाता है, हाँ, उस सूरत में आप गर्म मसाज कर सकते हैं, गर्म बॉटल रख सकते हैं, जी कर सकते हैं, उसका फ़ायदा होगा। सो हम इससे अगर ये हम उलट काम शुरू कर देंगे तो हमें उसका उल्टा नुकसान होगा फ़ायदा होने की बजाय। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम घर में भी करते रहें तो आप यकीन करें दर्दें इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आती है कि अब क्या करें। अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बाद डॉक्टर की बारी आती है, आपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करना है। अच्छा, तो ये ख़ासतौर पर शैटिका की पेन भी क्या ख़वातीन में ज़्यादा प्रोन है, मर्द हजरात में भी हो सकती है? ये तकरीबन इक्वल है। डाटा ये कहता है कि ख़वातीन में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर वो ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बंदे भी होते हैं। सिर्फ ख़वातीन में ये कि वो बताती लेट हैं, वो बर्दाश्त करती रहती है। बंदे चूँकि घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, उनका काम हिंडर होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो जल्दी उनको होता है कि हमारा काम, क्योंकि वो जो बंदा रिस्क कमा रहा है, घर ला के दे रहा है, जब वो काम ही नहीं कर सक रहा तो उसको पहले प्रायोरिटी ये मिल जाती है कि उसको पहले ठीक करो। नहीं तो इसके क्या इनिशियल स्टेजेस पे ही इसके साइंस एंड सिम्टम्स इतने स्वेयर हो सकते हैं, पेन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या पहले कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं? देखिए, 4 निशानियां याद रखें पेन के लिए, तमाम जो हमारे सुनने देखने वाले हैं। अगर आपको खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, 5 मिनट से ज़्यादा आप खड़े नहीं हो सक रहे, किसी टांग में दर्द शुरू हो गई है, टांग सुन होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी डिस्क स्लिप हो रही है। ये एक पहली निशानी। दूसरा, ज़मीन पे बैठ के उठा नहीं जाता, जैसे नमाज पढ़ के उठते हैं या ज़मीन वाला वॉशरूम इस्तेमाल करके उठते हैं, उठने में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। नंबर 3, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। सपोज़ आपको 2, 3, 4 घंटे बैठना पड़ गया है किसी ड्यूटी की वजह से या सफ़र की वजह से, वो आसानी से बैठा नहीं जाता, बंदा अपने आप कर साइड ही लेता रहता है, ये तीसरी निशानी है। और चौथा, सुबह सो के उठा नहीं जाता। आप जब बस सो के बंदा उठता है तो एकदम आराम से उठ के वॉशरूम चले जाते हैं। कि जो शैटिका के पेशेंट्स होते हैं उनको सो के उठ के ऊपर चलने में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये वो निशानी है तकरीबन कि जिससे पता चल जाता है कि कोई डिस्क के मामला चल रहे हैं।
कंफर्मेशन उसकी हम एमआरआई से करते हैं। अच्छा। जब तक एमआरआई नहीं होता, हमारी कंफर्मेशन नहीं होती कि कौन सी डिस्क स्लिप है, कितनी ज़्यादा स्लिप है, देन वी कैन प्लान कि उसको ट्रीट कैसे किया जाए। बट ये सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल है। और अगर आप एहतियात बरतें तो जी बिल्कुल। और अगर ऑपरेशन इसका करवा लें, जिस तरह आपने कहा कि इसका हल ऑपरेशन भी है, वो आखिरी हल हमारे ख्याल में। अच्छा। न्यूरोसर्जन्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा। हम पेन के जो लोग हैं, हमारा ख्याल है कि जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, और वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन में भी अगर फ़र्क ना पड़ा तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। देखिए हर चीज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, सर्जरी की, एनेस्थीसिया की, हर चीज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशन है। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस भी तो हो सकती हैं। तुम्हारे पास सर्जरी, पोस्ट सर्जरी के पेशेंट्स भी आते हैं जिन्होंने सर्जरी भी करवाई, चाहे मुल्क में करवाई, इवन मुल्क से बाहर बड़े बड़े नामों के जगह पे कराई, लेकिन अब आराम नहीं आया, देन वो दोबारा आ सकता है। उसको हम फेल्ड बैक सिंड्रोम कहते हैं कि जी सर्जरी भी करा ली, आराम फिर भी नहीं आया, अब क्या करें। तो हम उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी भी अगर वो चीज़ फेल हो जाए तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है, विच इज़ वेरी गुड। तो थोड़ा सा आप जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे बाकी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, उनका पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं, हड्डियों की, जोड़ों की, बैक पेन की ख़ास तौर पर। अच्छा, जो ऑफिस वर्क के साथ हमारे पास लोग आते हैं, उनको 2-3 किस्म की दर्दें ज़्यादा होती हैं। एक उनको नेक पेन्स होती हैं, ये गर्दन की, जो कि वो सामने बैठ के स्क्रीन्स को देखते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उसके सब नंबर। तो बैक पेन्स तो उनको हैं। उनके लिए 2 टिप्स हैं। एक तो अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, ठीक है। नंबर 2, एक ऐसा कोई अपना सिस्टम बनाए कि हमको हर घंटे बाद उठ के एक चक्कर लगा के थोड़ी देर के 2 मिनट 3 मिनट का आके दोबारा बैठ जाएँ। जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं ख़ास तौर पर कमर दर्द के साथ, उनमें से अक्सरियत या तो लंबी ड्राइविंग करती है, या लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, या लंबी फ़्लाइट्स हैं। ये वो तमाम, लिहाजा उसका हल ये है कि आप उठें, थोड़ा सा चक्कर लगाएं, आके बैठ जाएं, और थोड़ी सी एक्सरसाइज दिन में सुबह शाम रात कोई टाइम नहीं, वो ज़रूर रखें। सही। और ये तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज मैं कहता हूँ नमाज की तरह। आप चलते फिरते नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर हम कहते हैं हम सारा दिन काम कर में ऊपर नीचे दफ्तर में घूमते रहते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज वो है जब आप अपनी नियत करके 10 मिनट के लिए वॉक पे जाएंगे, वो एक्सरसाइज। बाकी सिर्फ एक्सर्शन है, थकावट है। अच्छा, अब जैसे पोस्चर किस तरह का होना चाहिए हमारा बैठने का? अब जैसे मैं बैठी हुई हूँ, गुड। देखिए पोस्चर का सिर्फ एक रूल है, ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। कमर सीधी करके बैठेंगे तो दर्द होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग जो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं कमर सारे यहाँ पे जो है ना, सारे कमर सीधा करके बैठ गए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप कमर सीधी करके बैठेंगे दर्द के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और देखिए कि हमें घरों में सिखाया जाता है, हमारे घरों में ट्रेनिंग दी जाती है, खासतौर पर लड़कियों को कहा जाता है, हमें कहा जाता है जब भी तुमने बैठना है तो बिल्कुल सीधा होकर बैठना है। एक तो बंदा वैसे अच्छा लगता है, आपको एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें टेक्निकली भी इतनी बड़ी रीज़न है। अगर कमर सीधी होगी तो कमर का जो प्रेशर है सारा वो सीधा स्ट्रेट जाएगा, वो जो नर्व्स पे या डिस्क पे प्रेशर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा, तो दर्द नहीं होगी, डिस्क स्लिप होने के चांसेस और बहुत कम और भी कम हो जाएंगे। कि आपने सिर्फ अपना पोस्चर सीधा रखना है, क्या करना है, आपने कमर सीधी करके बैठना है। बिल्कुल। इससे ये आके आपकी आधी कमर की दर्द खत्म हो जाएगी, खत्म होगी नहीं। और बाकी अगर कोई है भी कमर के दर्द तो वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो उसका हल भी ये है कि आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें, तो वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह क्या जो है ना उसका हल निकालना है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस पे हमने बात की है। तो और जाने से पहले डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें? 2 मशवरे सिंपल डाइट और थोड़ी सी एक्सरसाइज। सिंपल डाइट में घर में बनी हुई चीज़ें और पानी पीना और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो आपके मसल्स मजबूत रहेंगे, और कोई दर्दें जो है वो जोड़ों की दर्द हो, सियाटिका हो, हेडेक हो, या किसी किस्म की पेन हो, वो बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद है, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपनी दर्दों को हमने भगाना है, तो उस पर कुछ टिप्स हमने आप लोगों को दी हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मर्द हजरात के हवाले से। हमसे बहुत गिला किया जाता है कि जनाब आप जो भी टॉपिक लेकर आती हैं तो आप ख़वातीन के ऊपर बात करती हैं, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर, उनके ट्रेंड के कौन से चल रहे हैं, मेकअप के हवाले से, हेयर स्टाइल्स के हवाले से। आज हमने सोचा है कि मर्द हजरात की भी जो कन्फ्यूजन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हैंडल किया जाए, उनके ऊपर बात की जाए। तो आज हमने बात करनी है कि जो मर्द हजरात काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनकी ख़ासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो जनाब किस तरह अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, उन्हें कपड़े किस तरह के पहनने चाहिए, क्या जब वो जॉब पर जा रहे हैं उन्हें जीन्स पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, उन्हें बड़े बड़े चेक्स वाली शर्ट पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, किस तरह की शर्ट्स पहननी चाहिए, उनमें भी आ जाता है सेमी फॉर्मल है, फॉर्मल शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो कैसी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, जॉगर्स, जूते किस तरह के पहनने चाहिए। तो ये ग्रूमिंग सेशन आज हमारा मर्द हजरात के हवाले से ही है। तो इस पर बात करने के लिए हामिद सईद साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है, जो आज आप हमें आपको बल्कि बताएंगे कि आपने किस तरह खूबसूरत नज़र आना है, बल्कि हैंडसम नज़र आना है। तो हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हामिद साहब, आज हमने खास तौर पर मर्द हजरात के लिए ये सेगमेंट रखा है ताकि उनका गिला जो है ना वो हमारे से बने ना। तो बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग जॉब गोइंग मेंस हैं, उनके लिए किस तरह की वार्डरोब होनी चाहिए, उसमें किस तरह के कलर्स होने चाहिए ख़ास तौर पर? सबसे पहली बात तो जो भी आप कर रही थी जीन्स की और टी शर्ट्स की और पोलोज की और जॉगर्स की, दैट्स अ बिग नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई वुड से कि इनसे आप बिल्कुल डेफिनेटली अवॉइड देम, क्योंकि इसमें यू लुक वेरी कैजुअल, यू लुक लाइक यू नॉट अ वेरी सीरियस पर्सन। तो आपको सीरियस नहीं लिया जाता। सीरियस मीटिंग है, सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो आई वुड से कि आपको सीरियस क्लोथिंग में आना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि यू कैन नॉट लुक गुड। तो लुकिंग गुड मीन्स कि आपके कलर्स राइट होने चाहिए, आपकी फिट राइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो कपड़े हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करने चाहिए, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें वो लगें आप जो हैं। अगर आप CEO तो CEO लगना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं है ना कि आप मिडिल मैनेजमेंट के बंदे लगते हैं या आप लोअर मैनेजमेंट के बंदे लगते हैं। इसी तरह आपकी जो पोजीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी पोजीशन के मुताबिक आपके कपड़े होने चाहिए। तो अगर ये 4-5 चीज़ें आप करें तो आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट। कलर्स के ऊपर बात करते हैं कि 4 बेसिक कलर्स हैं, एसेंशियल कलर्स हैं, जो कि अगर आप पहने तो आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट, एंड ऑल्सो यू कैन गिव वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। एक है ब्लैक, जेट ब्लैक है, फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, और इसमें पावर लुक है। तो अगर आप पावरफुल लगना चाहते हैं तो आप ब्लैक पहन लीजिए। ब्लैक पहनना है, ब्लैक, बल्कि मैं कहूँगा ब्लैक सूट, जो 2 पीस सूट है, और उसके साथ अगर वाइट शर्ट है, रेड टाई है, तो आई थिंक जिससे पावर लुक। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डार्क नेवी है। डार्क नेवी इज़ ए ब्यूटीफुल कलर, इसमें पावर भी है, इसमें अप्रोचेबिलिटी भी है। सो मोस्ट ऑफ अस वांट टू लुक पावरफुल, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू लुक अप्रोचेबल। तीसरा कलर है चारकोल ग्रे, और चौथा कलर है मीडियम ग्रे। दे आर वेरी प्रोफेशनल कलर्स। तो ये 4 कलर्स हमारी स्किन टोन पे भी अच्छे लगते हैं, and they give a great message about who we are. और ये मर्दों की वार्डरोब में ये 4 कलर्स लाजमी होने चाहिए। लाजमी बात है, एक्चुअली और कलर्स होने ही नहीं चाहिए। अब देखें ना, क्या रेड सूट तो नहीं पहन सकते आप, ग्रीन सूट भी नहीं पहन सकते। पहनते हैं कुछ लोग, पहन लेते हैं, That's terrible. पहन लेते हैं, बेबी पिंक भी पहन लेते हैं, और जुराबे भी पहन लेते हैं, अजीबो गरीब कार्टून्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कलरफुल भी पहन लेते हैं। तो इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा आमिर साहब मुझे ये बताइए कि चले सूट्स के ऊपर तो हमने बात कर ली कि ये वाले सूट्स पहनने हैं, 2 पीस पहनना है आपने, ये वाले कलर्स हो। अब अगर हम देख रहे हैं कि शर्ट्स हैं, पोलो शर्ट्स भी लोग पहनते हैं, हम दूसरी वाली शर्ट्स भी देखते हैं कि पहन रहे होते हैं, कॉलर और बटन डाउन शर्ट्स भी पहन रहे होते हैं लड़के। देन मैंने बहुत से लड़कों को देखा है वो टी शर्ट्स भी पहन के आ रहे होते हैं ऑफिस में। तो इनमें से कौन सी ज़्यादा सूटेबल है? देखें, लाजमी बात है, आई वुड से कि आपको मोर ड्रेसी लगना चाहिए। तो आई वुड से कि इसमें फिटेड शर्ट्स जो हैं, ड्रेस शर्ट्स हैं, जैसे भी आपने बटन डाउन की शर्ट की बात की, तो बटन डाउन इज अ ग्रेट शर्ट। अगर आप कैजुअल लुक में आना चाह रहे हैं तो ड्रेसी शर्ट है, बटन डाउन है, बटन डाउन मीन्स स्पोर्टी शर्ट है, यू वांट टू लुक लिटिल बिट कैजुअल। लेकिन ये है कि चेक्स जो हैं उसके साथ कौन से होने चाहिए। जैसे शुरू में आपने बात की, इतने से बड़े बड़े चेक्स हैं, और प्रिंट्स भी बहुत बड़े बड़े पहन लेते हैं लड़के। दैट्स ऑफुल। अच्छा, उसमें लेकिन पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत आप कैजुअल लगेंगे। अगर आप बहुत कैजुअल लगना चाहते हैं तो फिर आप कैजुअल लग लें। तो जो कैजुअल बंदा आता है तो उसको आदमी सीरियस कैसे लेता है? फिर आदमी कहता है अच्छा ठीक है तुम कैजुअल हो, तो मैं भी कैजुअल, तो कैजुअली बात करते हैं। तो आई वुड से कि गिंगम चेक्स हैं, स्मॉल चेक्स हैं जिन्हें कहा जाता है,
दे आर मोर फॉर्मल लुकिंग चेक्स, Okay. सेमी फॉर्मल समझ लीजिए। और अगर आपने चेक्स करनी है तो आई थिंक दोज आर द ग्रेट ऑप्शंस। अगर आपने स्ट्राइप्स पहननी है तो इसी तरह बड़ी चौड़ी स्ट्राइप्स आप पहनेंगे तो बड़े कैजुअल लगेंगे। अच्छा। पतली स्ट्राइप्स जैसे पेंसिल स्ट्राइप्स कहते हाँ, हैं, या उसे बड़ी जो थिन आपने स्ट्राइप्स पहनी होती हुई हैं, है। थिन स्ट्राइप्स हैं। ये तो मेरा कोट है ना, तो कोट में भी इस तरह की स्ट्राइप्स जो जी। है आई थिंक दैट कुड लुक वेरी प्रोफेशनल। और उसके साथ अपनी पैंट जो है वो उसकी फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अच्छा। आपने देखा ना, देयर आर सो मेनी मैन के जब पैंट को देखते हैं तो बंदा कहता है यार व्हाट हैपेंड हियर। तो आपकी पैंट की फिटिंग, आपकी पैंट की लेंथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं बड़ी लंबी पैंटें पहनी होती हैं लोगों ने, हाँ जी, मर्दों ने Shoes खास के तौर ऊपर आ पर रही होती हैं। शूज़ के ऊपर क्या लटक रही होती जी, है। लटक रही होती है। उसका बेहतरीन रूल यह है कि जो आपका शू है ना, इट शुड जस्ट किस द टॉप ऑफ द शू। अच्छा, ये उसकी लेंथ है। ओके। इसी तरह आपने देखा है बेल्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ड्रेस बेल्ट ड्रेस बैंड पहनी हुई है, उसके ऊपर जीन्स वाली बेल्ट पहनी हुई जी, है बड़ी जी। चौड़ी सी, हाँ। और बड़ी बकल वाली, और उसके बाद बहुत स्टिचिंग हुई है। तो दैट्स लाइक मोर कैजुअल बेल्ट, वो आप जीन्स विन्स के साथ पहने। ओके। जो बेल्ट है, जो ड्रेस बेल्ट है, उसका बकल छोटा होता है, उसकी जो स्ट्रिप है वो पतली होती है, पतली होती है, उसके ओके। बहुत बड़ी स्टिचिंग नहीं होती, और ख़ास तौर पे बकल पे कोई गुची मुची नहीं लिखा वाओ। होता। वो गुची जो फेक गुची है। हाँ, हाँ। You know, look, you are in a serious business. Never look fake, never look phony. आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए। ऑथेंटिक लगना चाहिए। अच्छा, दूसरा शूज़ किस तरह के हमने पहनने हैं? अब शूज़ में भी डिफरेंट कह लें कि आपको स्टाइल्स हैं, बक्कल वाले भी हैं, लेसीज वाले भी हैं, देन जॉगर्स भी आ जाते हैं। किसके साथ कौन से शूज़ वेयर करना? एब्सोल्युटली, ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ग्रेट आउटफिट जो है ना, इफ़ यू वांट टू रूइन इट, वेयर द रॉन्ग शूज विद इट। लेट्स से आपने सूट पहना है, 2 पीस सूट पहना है, तो जॉगर तो फॉरगेट अबाउट दिस, जी। अनलेस यू आर अ म्यूजिशियन है या ये वो। कई लोग ना उसको कॉपी करते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम म्यूजिशियन थोड़ी ना हो जी। वो शो बिजनेस वाले फलाम बंदे ने पहना हुआ था, या किसी पॉलिटिशियन ने ऐसे किया हुआ था, तो आई वुड से कि ना आप वो हैं, ना आप म्यूजिशियन हैं, ना आप शो बिजनेस के हैं। आई वुड से कि सूट के साथ आपके जो लेसअप शूज़ हैं, अच्छा। जैसे ऑक्सफोर्ड शूज़, ठीक है। उसमें भी देखें कि बहुत ज़्यादा अगर पॉइंटी हैं तो दे लुक वो टेरेबल। आपने बहुत देखे बुरे होंगे, लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं ना हाँ जी, हाँ यूजुअली, जी। यू नो आई मीन जी, लाइक। जी। और दूसरा ये है कि बहुत चौड़े हैं तो वो भी बहुत बुरे लगते हाँ। हैं। तो आई वुड से कि ऑक्सफोर्ड शूज़ हैं, उनकी जो शेप जो है वो आगे से ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, ज़्यादा पतली नहीं होती। अगर आप ओके। उसको आप गूगल करेंगे तो आपको शेप नज़र आ हाँ। जाएगी। ऑक्सफोर्ड शूज़ होने चाहिए ये अपना सूट के साथ, 2 पीस सूट के साथ। अगर आपने कैजुअल कपड़े पहने हैं, जैसे आपने ब्लेजर पहना हुआ है, उसके साथ आपने कॉन्ट्रास्ट में पैंट जी। पहनी हुई है, साथ में शर्ट पहनी है, ड्रेस शर्ट पहनी है, उसके साथ आप लोफर्स पहन सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोफर्स लोफर्स पहन में भी ये बात आपने याद रखनी है अमरीबा के, आपने कोई लंबे चौड़े उस पे जैजी किस्म के वो जो एम्बेलिशमेंट होती है Prints उसको अवॉइड या वो, करना है। ठीक है, वो ओके। बकल वकल बहुत जी, सारे जी, लंबे जी, चौड़े जी, लगे जी, हुए जी। हैं, यू कैन अवॉइड ओके। दैट। सिंपल हैं, टैसल वाले होते हैं, बड़े जी, अच्छे जी, होते हैं, टैसल वाले होते हैं, हाँ। वो दे आर वेरी क्लासिक। हाँ। अच्छा, बाय द वे वो शूज़ आप शलवार के साथ भी पहन हाँ, वो सकते भी हैं। बड़े खूबसूरत लगते हैं, एग्जैक्टली ट्रू। और शलवार में एक और ऑप्शन है कि पेशावरी चप्पल है, हाँ। दैट लुक्स ग्रेट। उसके साथ लेसअप शूज़ मत पहनिए, जॉगर्स मत पहनिए। आई थिंक शलवार कमीज के साथ शलवार की बहुत से लोग पहनते हैं। आई वुड से नो। आप अच्छा। उसे लोफर्स में आ जाएं या पेशावरी चप्पल में आ जाएं, अच्छा, दैट्स बेटर। नहीं पहन, लेसेस वाले भी शूज नहीं पहनने नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल। देखिए ना, इट डजंट गो विद इट ना। लेसअप शूज़ जो है, इट डिमांड्स, इट रिक्वायर्स कि आपने 2 पीस सूट पहना हुआ है। अच्छा, कमीज के शलवार साथ कमीज के नहीं, साथ नहीं। आपके वो या तो आप लूफर्स पहन सकते हैं या फिर पेशावरी चप्पल जी, जो जी, उसके साथ जी, सूट करती है, जी। आपने वही पहननी है, तो वो ज़्यादा आपको अच्छी। अब दूसरा, अब मर्द हज़रात की कुछ एसेसरीज़ भी होती हैं, वॉच पहननी है, कोई रिंग पहननी है, कोई हैंड बैंड भी बहुत से लड़के पहनते हैं, मैंने देखा है। तो किस तरह की एसेसरीज? मैं तो ये कहूँगा अवॉइड करें सब चीज़ों को। देखें, वॉच का ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। आई नो लॉट ऑफ मेन दे लाइक वॉच एंड दे लाइक नाइस वॉच एंड एवरीथिंग। लेकिन वॉच में मसला ये है कि वॉच जो है वो जब पहनी होती है तो वॉच यहाँ होती है ना, हाँ। यू नो आई एम टॉकिंग, सो वॉच विल बी हियर। बाय द वे फॉर 25-30 इयर्स आई हैव नेवर वोर्न ए वॉच। अच्छा, वॉच में ये है कि जैसे मैं आपसे मिलता हूँ तो आपकी वॉच पे नज़र आती है, नज़र पड़ती है तो आप कहते हैं अच्छा बंदा इतना सक्सेसफुल, इतनी चीप वॉच पहनी हुई है, यानी 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की वॉच पहनी है। तो आई थिंक इट डजंट वर्क इन योर फेवर। दूसरा ये है कि आप कहते हैं जी मैं वो रोलेक्स की वॉच पहन के आता हूँ, ये बड़ी एक्सपेंसिव वॉच है, तो फिर मीटिंग में ये कहा जा सकता है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइनेंशियली डोमिनेट मी इन द मीटिंग। और फिर इस बार आपने देखा है कि वो वॉच वाला बंदा हर वक्त ऐसे जैसे उसके वो जहाँ चुभ रही है ये कर रहा होता है, तो ही इज टचिंग हिमसेल्फ अ लॉट। तो आई वुड से कि वॉच को अवॉइड करें एज मच एज यू कैन। इस तरह की एसेसरीज को आप अवॉइड कर सकते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट भी करें और कुछ और मीनिंग भी ना दे लोगों को। तो हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि मर्द हज़रात को किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, उनकी वार्डरोब में कौन कौन सी चीज़ें इसेंशियल होनी चाहिए। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, आज जुम्मे का दिन है और आज हमने
औरतों के हवाले से बात करनी है, ख़ासतौर पर औरत कायनात की अजीम तरीन हस्ती, और इस अजीम तरीन हस्ती को जो इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, मकाम और हुकूक इस्लाम ने अता किए हैं, किसी और मज़हब में इसकी कोई नज़ीर हमें नहीं मिलती है। इस्लाम से पहले औरत की जो हैसियत थी एक ज़रख़रीद ग़ुलाम से ज़्यादा नहीं थी, उसका ना कोई हक़ था ना इज़्ज़त व मकाम था। बेटियों को पैदा होते ही आपको पता है ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। फिर दीन इस्लाम की रोशनी फैली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को औरत का मकाम और मर्तबा बताया। आज के सेगमेंट में ख़वातीन के मुआशरे में हुकूक व फ़राइज़ और मुआशरती ज़िम्मेदारियों पर बात करेंगे, और हदीस मुबारका में औरत को इसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए फरमाया गया कि औरत अपने खावंद के घर और उसकी औलाद की निगरानो ज़िम्मेदार है। इससे उनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज अलामा नईम जावेद नूरी साहब मौजूद हैं, जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं। अलामा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। अलामा साहब, आज हमने इस्लाम में ख़वातीन का जो मकाम व मर्तबा है, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुकूक व फ़राइज़ हैं, उसके ऊपर बात करनी है। तो क्या हमें कुरान व हदीस में इसकी तालीमात मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चूज़ किया। इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। आप इसी से ही देख लीजिए कि कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं कुरान मजीद की। उन 114 सूरतों में से एक बड़ी ही अहम सूरह पाक, बड़ी सूरतों में से जो 5वें पारे में है, सूरतुन निसा, यानी उस पूरी सूरह की निस्बत ही अल्लाह ताला ने औरतों की तरफ की है, और उसमें सबसे ज़्यादा औरतों के हुकूक बयान किए। और उसका अगर दूसरा रुकू अगर पढ़ लिया जाए तो उसमें बताया है कि इनके साथ तुमने, मर्दों को कहा गया कि वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि इनके साथ तुमने बड़े ही आसन अंदाज से रहना है, पोलाइट अंदाज से रहना है, इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहना है। और साथ फिर औरतों का यानी जैसा कि अभी आपने गुफ्तगू में अपनी में बयान किया कि इस्लाम से पहले तो इसको एक ज़र ख़रीद माल समझा जाता था, और इसको एक तफरी की एक चीज़ समझा जाता था। और यहाँ तक था कि जहालत का ये आलम था कि अगर किसी आदमी का बाप फौत होता तो वो अपनी बाप की माँ की सर पर ही चादर डाल के उसको अपनी बीवी बना लेता, और लोग इसको एक मनहूस चीज़ समझते थे। इस्लाम ने औरत को हर हाल में इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है, मर्तबा दिया है। यानी अगर ये औरत बेटी की रूप में है तो सुभान अल्लाह, ये कहा गया कि अगर किसी ने 3 या दो अल्लाह ताला किसी को बेटियां दे और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम और उनकी अच्छी परवरिश करे और बर वक्त उनका निकाह करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। और ऐसे ही बीवी के हवाले से कहा गया कि जो बंदा अपनी बीवी को एहतराम दे, इज़्ज़त दे। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँगा मैडम कि जिस इस्लाम ने माँ को मकाम दिया है, उसी इस्लाम या माँ के हुकूक बयान किए हैं, मर्तबे बयान किए हैं, उसी इस्लाम ने बीवी का भी हक बयान किया है, बीवी के हुकूक भी बयान किए हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर मियाँ बीवी दोनों आपस में एहतराम से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं और मुस्करा कर एक दूसरे से बात करती हैं, जहाँ ये दोनों मुस्करा रहे होते हैं वहाँ तीसरा इनको देखकर इनका खुदा मुस्करा रहा होता है। क्या बात। और जब माँ की और रूप में औरत को देखा इस्लाम ने तो ये मर्तबा दे दिया कि फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामुल उम्महात, कि अल्लाह ताला ने जन्नत को उठा के माँ के कदमों में रख दिया। तो बहसीयत बेटी, बहसीयत बीवी, बहसीयत बहन और बहसीयत माँ, हर तरह औरत का। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँगा कि देखें, एक है औरत का एक रिश्ते की वजह से एहतराम करना कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये भी अच्छी बात है। मगर औरत का फ़कत इसलिए एहतराम करना कि ये औरत है, कि ये सिनफ़े नाज़िक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात। और इस्लाम ने हमें इसी बात की तरगीब दिलाई है। हमारे मुआशरे में जहाँ और बहुत सारे अलमी हैं, वहाँ एक अलमिया ये भी है कि जब बेटा पैदा होता है तो लोग बड़े लड्डू बांटते हैं, बड़ी खुशियाँ करते हैं, और जब बेटी होती है तो बहुत सारे लोग जब वो समझते हैं ये बिल्कुल दौरे जहालत में था कि जाहलियत में था कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होती थी वो छुपता फिरता था, मुंह छुपाता था, लोगों को बताता नहीं था। और बाज़ सफाक तो ऐसे थे कि जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। मगर इस्लाम ने ऐसा नहीं है। अब देखिए, नबी उसी जहालत के दौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी बेटियों के साथ किस तरह सलूक किया जाता है, कि जब हज़रत फातिमा आती थी उनसे मिलने तो वो अपनी जगह छोड़ दिया करते थे, उनका इस्तकबाल किया करते थे। उसी दौर में उन्होंने बताया था। बेशक ऐसे यहाँ तक है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को दुनिया की सारी नेमतें दी, मगर बेटे नहीं दिए, दिए भी तो ले लिए।
हाँ जी, बेटियां जो वो आखिर तक रहीं, और उन बेटियों में से नबी अलैहिस्सलाम ने, जैसा आपने फरमाया कि सैयदा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं 9 साल हुजूर के साथ तकरीबन आप रहीं हुजूर के घर में। इन 9 सालों में मैंने एक मर्तबा नहीं देखा कि सैयदा फातिमा हुजूर को मिलने आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर आगे बढ़कर उनका इस्तेकबाल ना किया हो और साथ अपनी जगह पे न बिठाया हो। तो इससे पता चला कि औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है इस्लाम में। तो जब हमें इस्लाम जो है ना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें जब औरतों के हकूक़ के बारे में तालीमात भी मिलती हैं, तो फिर भी अगर हम देखें इस दौर में, अगर ये जिस दौर में हम जी रहे हैं देखा जाए तो लामा साहब फिर भी कहीं ना कहीं औरतों के हकूक़ नहीं उन्हें दिए जाते हैं, पसपा कर दिया जाता है। तो क्या वजह है? क्या हम इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं या कोई और वजह है? देखिए, इस्लाम का एक है नाम का मुसलमान होना, असल में ये हमारे मुआशरे में ये कमी है, एक फुकदान है कि हम शौरी मुसलमान नहीं हैं। हम इस्लाम का मुताला शौरी सतह पे नहीं करते। अच्छा। अगर हम शौरी सतह पे करें तो फिर, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर महफिल भी कराते हैं, वो नमाजी भी पक्के हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, बाद लोग जो है वो तबलीग व ताल्लुम का काम भी करते हैं। मगर हकीकत बात यह है कि जहाँ औरतों को अल्लाह ताला ने जो हुकूक दिए हैं, जो मकाम दिया है, जब उसकी बारी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बेटों को तो हिस्सा दे देते हैं वरासत में, बेटी को नहीं देते। हाँ जी, इसी तरह यह कि बेटों से तो पूछ लेंगे, बेटे से माँ भी पूछ लेगी तेरी शादी कहाँ करें, बड़ी बहन है तो वो भी पूछ लेगी, बाप भी पूछ लेगा, मगर बच्ची से नहीं पूछते। जबकि औरत से भी पूछना चाहिए, बेटी से भी पूछना चाहिए कि उसकी क्या ख्वाहिश है, उसकी क्या तमन्ना है, उसकी रजामंदी जो है वो इस्लाम ने तो हमें यहाँ तक कहा है। और ख़ुद सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सुबहान अल्लाह के जिनके निकाह की सारी मनसूबाबंदी आसमान पे हुई, आसमान से आई। इसके बावजूद जब आसमान से हुक्म आया और वहाँ से सारे ऑर्डर आए, इसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए, मुआशरे के लिए एक ट्रेंड सेट करने के लिए, एक तालीम व तरबियत के लिए, एक उसवा कायम करने के लिए आपने फिर भी सैयदा फातिमा से पूछा था कि अल्लाह का हुक्म ये आया, मेरी ये मर्जी है, फातिमा तुम भी ये चाहती हो? क्या बात। तो आपने जब इकरार किया, हाँ की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर आगे मामला चलाए, हजरत अली से फिर उनका निकाह किया। जी। तो ये हम अब बिगाड़ की तरफ जाते जा रहे हैं, हम दूर होते जा रहे हैं इस्लाम से, तो हमें क्या करना चाहिए फिर इस हवाले से? मैं फिर अर्ज करता हूँ कि उसके लिए बेहतरीन कुरान मजीद ने कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अगर तुम कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन जो रोल मॉडल है मेरे नबी की ज़िंदगी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी अज़वाज को देखना चाहिए, आपकी बेटियों को देखना चाहिए। और नबी और कुरान मजीद में तो यहाँ तक है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के मुतल्लक मौजूद है कि जब वो बड़ी हुई तो आपकी चूँकि औलाद नरीना नहीं थी, तो बेटियाँ जवान थी, तो उनको आपने कहा कि वो घर के सौदा सल्फ के लिए बाजार में चली जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो हज़रत शुएब की जो 2 बेटियों की मुलाकात हुई, उनमें से फिर एक बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में हुई, तो वो मुलाकात कहाँ हुई थी? वो मुलाकात एक कुएं पे हुई थी, जहाँ से वो पानी भरने गई थी, लेने गई थी, और वहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। तो पता चला कि अगर एक औरत जो है उसको घर भी चलाना है, अपने शौहर के साथ भी मुआमलत करनी है, अगर वो समझती है कि मैं बाहर निकलकर किसी ऑफिस में, अपने खेती बाड़ी के काम में, दुकान में, ऑफिस में, किसी जगह अगर वो अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए, तालीम, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अपने खामद के साथ हाथ बटाने के लिए या अपने बाप के साथ हाथ बनाने के लिए अगर वो समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर भी अपना किरदार अदा कर सकती, तो इस्लाम उससे मना नहीं करता। हाँ, इतना ज़रूर पेश नज़र रहना चाहिए कि जहाँ मर्दों को अल्लाह ताला ने कुछ उनके हुकूक बयान किए हैं, वहाँ औरतों की भी जिम्मेदारी को पर्दे का एहतमाम करें, वो जो उनका मकाम है उस इज्जत के दायरे में रहकर, अखलाक के दायरे में रह के वो कुछ भी कर सकती हैं। तो अलामा नईम जावेद नूरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, ख़वातीन के मकाम व मर्तबे के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।